किलो 2 किलो अफीम एक्स्ट्रा निकलती है और वो किसान नहीं रहे तो इस पट्टे का क्या लालच। नारकोटिक्स विभाग की जो कार्रवाइयां है इसको कैसे देखते हैं आप? अफीम किसान को तो नारकोटिक्स वाले अपना गुलाम समझते हैं, गुलाम से आगे ऊपर कुछ नहीं समझते। यहाँ तक कि घर में घुस करके महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है और उनको जेल में ले जाके बंद किया जा रहा है, तो भी इस जिले में आंदोलन खड़े नहीं हो रहे। करोड़ों रुपए की अवैध वसूली, फर्जी केस, 15 दिन में 4 केस हो गए। क्या सही है कि जानबूझकर परेशान किया जाता है किसानों को? 100% जानबूझकर ही परेशान किया जाता है। आदमी दूध का धुला नहीं है, पैसा किसी को बुरा लगता नहीं है। जितना भ्रष्टाचार नारकोटिक्स विभाग में व्याप्त है उतना किसी और विभाग में नहीं होगा। किसान को लालच रहता है थोड़ा बहुत कि हाँ अफीम के पट्टा हो तो 2 पैसे की आय हो जाएगी, ये लालच है। जबकि टोटल मिलाकर उनके 10 साल का जो एवरेज निकाले तो किसान, सामान्य किसान जो दूसरी खेती करता है उससे भी नीचे है। पुलिस की, राजनेताओं की, नारकोटिक्स की पूर्ण रूप से मिलीभगत है। जो धरना दिया गया उस पर आप नहीं पहुंचे, उसको लेकर भी कुछ किसान जो है रोष में हैं। आप क्यों नहीं पहुंचे? नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। इस वीडियो में आप जो इंटरव्यू देखेंगे वो राजस्थान के पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल जी आंजना का इंटरव्यू है। इंटरव्यू हमने इसलिए लिया है क्योंकि उनके क्षेत्र में लगातार हो रही नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाइयों के ऊपर आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, नारकोटिक्स विभाग की इन्हीं कार्रवाइयों के विरोध में चित्तौड़गढ़ में एक धरना भी लगा किसानों का, जिसको लीड किया बड़ी सादड़ी से विधानसभा में कांग्रेस के लिए प्रत्याशी रहे बद्रीलाल जी जाट ने। बद्रीलाल जी जाट उदयलाल जी आंजना के मित्र भी बताए जाते हैं और लोगों को उम्मीद थी कि इस धरने में उदयलाल जी आंजना भी शामिल होंगे, लेकिन उदयलाल जी आंजना शामिल होते उससे पहले ही धरना समाप्त हो गया। लोगों ने सवाल किया कि उदयलाल जी आंजना आखिरकार इस धरने में क्यों शामिल नहीं हुए। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ हमने उनके साथ एक इंटरव्यू किया है। आप जो है इंटरव्यू पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे कि पूरा मामला क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पंकज जी, आपने आज की ज्वलंत मुद्दे पर मेरे से भेंट करके किसानों की पीड़ा जानने का प्रयास किया, इसलिए आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन जी। आज का ज्वलंत मुद्दा है अफीम किसान को तो नारकोटिक्स वाले अपना गुलाम समझते हैं, गुलाम से आगे ऊपर कुछ नहीं समझते। नारकोटिक्स विभाग की जो कार्रवाइयां है इसको कैसे देखते हैं आप? मैं भी एक किसान हूँ। अफीम का पट्टा मेरे भी खुद के नाम पे था। मैंने पॉलिटिक्स में अभी करने लगा और जिस प्रकार की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी उसके बाद मैंने अपना पट्टा स्वतः ही जमा कराया। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कहा कि मुझे पट्टा दे दो, हम बोलेंगे हमें 2-3 लाख रुपए की इनकम 10 आरी में हो जाती है तो हमें दे दो, लेकिन मैंने उनको नहीं दिया। मेरे को केस तो इसके नाम पे बनेगा और नाम मेरा घसीटेंगे पॉलिटिक्स में। और जिस प्रकार की राजनीति चित्तौड़ जिले में या पूरे देश में चल रही उस हिसाब से कहीं राजनीतिक अपनी हत्या नहीं हो जाए, इसलिए मैंने पट्टा जमा कराया। किसान को लालच रहता है थोड़ा बहुत कि हाँ अफीम के पट्टा हो तो 10 आरी में कम पानी में भी अपन खेती कर लेंगे और 2 पैसे की आय हो जाएगी, ये लालच है। जबकि टोटल मिलाकर उनके 10 साल का जो एवरेज निकाले तो किसान, सामान्य किसान जो दूसरी खेती करता है उससे भी नीचे है। क्योंकि इन 10 साल में एक आध बार तो नारकोटिक्स विभाग में या पुलिस विभाग में उनका नाम कहीं न कहीं डोडा पोस्ट खरीदने में, अफीम बेचने में, इसमें आई जाती है। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर किलो 2 किलो अफीम एक्स्ट्रा निकलती है और वो किसान नहीं रहे तो इस पट्टे का क्या लालच। और दूसरा डोडा पोस्ट भी आजकल उस समय मैं ठेकेदार था जब तो 25 पैसे किलो था, आज 2,500 रुपये किलो हो रहा है। 1 रुपये का 1 किलो हो गया। तो ऐसे में ये भी लालच रहता है। अच्छा, तो उसमें पुलिस और नारकोटिक्स कभी न कभी 10 साल में कार्रवाई कर देती है और इतना पैसा ले लेती है कि उसका 10 साल में कमाया हुआ सब साफ हो जाता है। लेकिन वो शहद की तरह से एक एक टपका कि हाँ ये अब के ठीक हो जाएगा, अब के ठीक हो जाएगा किसान, और फिर नारकोटिक्स से गुलाम बने रहते हैं कि कहीं मेरा पट्टा ये नहीं काट दे। अच्छा, ये किसान का लालच है। इसी का मिस यूज़ करके अधिकारी करोड़ों रुपए ले रहे हैं कि जेल में जाएंगे तो एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान इतने सख्त हैं कि 10 साल तक जमानत नहीं होगी। क्या मालूम जज खराब बैठे हों, भावना को नहीं समझे और जेल कर दे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तो करोड़ रुपए ने 35 लाख ने 50 लाख, तो 35 रुपये ने 40 रुपये जैसी बातें होने लग गई आजकल। अच्छा, ये जो अफीम है इसकी इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आपको नहीं लगता अगर सरकार सही पैसा देने लग जाए तो ये जो गिरावट, एक तरीके से ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है, इसमें गिरावट आ सकती है? इसमें गिरावट भली रेट बढ़ा दे तो भी आने की संभावना नहीं है। अच्छा, क्योंकि जब मैंने अभी कहा कि मैं 25, 73, 74, 75 में मैं 25 पैसे किलो डोडा चूरा खरीदता था, गाँव से इकट्ठा करके लाता था, जानवर खाते थे, वो आज मारवाड़ में 2500 रुपये किलो तक बिक रहा है। अच्छा, तो आज रेट इधर बढ़ा देगी, अफीम काले बाजार में नहीं जाएगी
तो वो रेट ऑटोमेटिक ही वो जो आज जब अनुमानित लोग बांधते हैं, मैं भी जनप्रतिनिधियों लोगों से मिलता रहता हूँ, बात होती रहती है, तो लाख, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की रेट अभी चल रही है किलो की, तो उस समय 3 लाख कर देंगे तो किसान का लालच तो रहेगा। तो यही तो लालच है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस वजह से एनडीपीएस एक्ट बना, वो एक्ट बना था कि ये नशा बहुत खराब है, इसको बंद करना चाहिए, लेकिन उसकी जगह अफीम तो ये पीछे रह गई। उसके अलावा एमडी और एसिड केमिकल से दूसरे ड्रग्स इतने खतरनाक बनने लग गए, उनको लेने से अगली पीढ़ी वैसी समाप्त तो हो रही है। तो अफीम तो बहुत छोटी चीज़ है, डोडा चूरा तो उसके सामने कुछ ही नहीं है। मैं तो चाहे लोकसभा में उस समय गया नहीं, मैंने मांग भी की थी कि मैं धारा 29 भी खत्म कराऊंगा, और हो सके तो डोडा चूरा के वापस सरकार परचेज करे और परमिट कराऊंगा, ताकि लोगों को अपने नशे की हल्की पूर्ति होती रहे, क्योंकि इससे कोई आदमी मरता नहीं है कभी भी, और इतना महंगा भी नहीं पड़ता। 2,500 नहीं, वो आज भी 300 रुपये किलो में मिल जाता है अगर सरकार अपने हिसाब से दे तो। ये तो तस्करी होती है, और इतनी पुलिस की बंदी, नारकोटिक्स की बंदी इस वजह से वो इतना महंगा हो रहा है। तो इसलिए एक एक्ट बना जो ही गलत है, और उसमें विशेष करके डोडा पोस्ट और अफीम को डालना गलत है। थप्पड़ मारने की सज़ा भी वही और गला काटने की सज़ा भी वही कर रखा है। ये एक्ट बना था मार्फिन, हेरोइन और इतने खतरनाक ड्रग्स के लिए, तो डोडा पोस्ट को उसमें डाल दिया। अब जाके निकाला तो 50 किलो तक कमर्शियल में नहीं लेते हैं, घरेलू में लेते, तो अब जमानते होने लगे। नहीं तो पहले तो डोडा चूरा 1 किलो पकड़े तो भी 10 साल का प्रावधान था। अफीम 25 ग्राम में, जब मैं एमएलए था और वो दासोद साहब एसपी थे, उन्होंने 25-25 ग्राम के कितने ही केस यहाँ इन होटलों पर बना करके एनडीपीएस के मामले में इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड लिया। तो अपने अवार्ड के लिए 25 ग्राम के भी केस इस जिले में बने हैं। अच्छा, तो 25 ग्राम तो आज निकल जाओ पूरे अपने मेवाड़ में हर घर में 25 ग्राम अफीम मिल जाएगी, क्योंकि दवाई के रूप में भी काम आती है। न दवाई में काम में नहीं आती तो सरकार क्यों अफीम की खेती करवाती, बंद ही कर देती। मैं तो अभी भी मांग करता हूं कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी रीट लगा करके धारा 29 खत्म करानी चाहिए, या वो कानून पास करना चाहिए लोकसभा में, और डोडा पोस्ट के ठेके वापस शुरू करके सरकारी, प्राइवेट मत दो किसी को, सरकारी अपने हिसाब से खरीदे, सरकारी अपने हिसाब से जो परमिटदारी, जैसे शराब के लिए परमिट नहीं बनते क्या ड्राई एरिया में, वैसे परमिट, नारकोटिक्स के भी परमिट बने हुए थे पहले, अफीम वालों के, अफीम के भी परमिट थे लोगों के। मेरे गांव में 2 आदमी अफीम खाते थे बहुत पहले, मैं जब छोटा था जब, तो उनके परमिट मिलती तो ट्रेजरी से अफीम मिलती। अच्छा, क्या सही है कि जानबूझकर परेशान किया जाता है किसानों को? 100% जानबूझकर ही परेशान किया जाता है। आदमी दूध का दूल्हा नहीं है, पैसा किसी को बुरा लगता नहीं है। जितना भ्रष्टाचार नारकोटिक्स विभाग में व्याप्त है उतना किसी और विभाग में नहीं होगा, और करोड़ों रुपए मिल रहे हैं एक केस में। मतलब मेरे को तो ये आश्चर्य हो रहा है, 1 करोड़ रुपए मेरे ऐसे के आदमी को देने में भी फंस जाए तो दिक्कत आती है, लेकिन किसान मरता हुआ 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करके इनको दे रहा है, और ये तो रिकॉर्ड पे सबूत है। अच्छा, ये तीनों केसों में सभी के 1 करोड़ हो रहे हैं अभी। कभी पुलिस नहीं छोड़ती, कभी ये नहीं छोड़ती। कनेरा में एक केस हुआ 105 किलो का गए साल। अच्छा, निसंदेह किसानों ने नहीं दिया है, तो उसमें एक्ट का प्रावधान करके कम से कम 15 करोड़ राजस्थान पुलिस ने इकट्ठे किए इस कनेरा घाटा में, और हमारे यहाँ के राजनेता चुप रहे, कोई एक शब्द नहीं बोला। अच्छा। क्या जब मेरे पास सूचना आ गई, क्या सत्ताधारी नेताओं के पास वो सूचना नहीं गई होगी कि पुलिस पैसे लेके कर रही है, और जिस थानेदार को उस समय गलत करके हटाया ना, उसको वापस ला के आज बिठा दिया। तो पुलिस की, राजनेताओं की, नारकोटिक्स की पूर्ण रूप से मिली भगत है। इस कारण से किसानों का शोषण हो रहा है। 2013 से 18 तक इस जिले में करीब 40 करोड़ रुपए डोडा पोस्ट नष्टीकरण के नाम पे इकट्ठे हुए। अच्छा, जिसमें 25% नारकोटिक्स विभाग का, 25% पुलिस का, 25% प्रशासनिक अधिकारियों का, और 25% राजनेताओं का। अच्छा। ये सुनियोजित कार्यक्रम था, और खुली ट्रकें यहाँ से भरी थी 10 किलो तो डोडा चूरा लाओ नष्टीकरण के लिए, और 20,000 रुपये एक पट्टे वाले दो, आप घूम जाइए अपना टीवी लेकर के, और किसानों का हाथ में गंगा जल दे के पूछिए कि आपने ये दिया कि नहीं दिया। और जब हमारी सरकार आई, मैं यहाँ से निर्वाचित हुआ, मंत्री बना, पूरे जिले में किसी एक काश्तकार का 1 रुपया लगा और नष्टीकरण के नाम पे, तो उदयलाल आज भी राजनीति से इस्तीफा दे देगा। अच्छा, मैं जब यहाँ पहुँचा आपके ऑफिस तो चर्चा हो रही थी नॉर्मली, तो कुछ यहाँ पर लोग खड़े थे, उन्होंने कहा 2 किसानों को 14-14 लाख रुपए दिलाए गए। वो थोड़ा मामला समझना चाहता हूँ। कोई आसपास में अफीम का केस हुआ होगा,
उस मुलजिम को पकड़ा पुलिस ने, और साल 2 साल पहले, ठीक है, तो ये कमज़ोर किसान है, तो दलाल हमारे किसानों में भी दलाल पुलिस के हैं, नारकोटिक्स के दलाल हैं। सब मुखिया नहीं, लेकिन अधिकांश मुखिया भी नारकोटिक्स के दलाल टाइप ही काम करते हैं, और नहीं करे तो उनको मुखिया नहीं रहने देते हैं। उनकी भी लालच बेचारों की है, घर मजबूरी, वो भी मजबूरी में करते हैं, नारकोटिक्स की तलवार उनके ऊपर है। पुलिस के भी मुखबिर है, तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब इसका नाम आया हुआ है, तो उन दोनों के घर पे पुलिस गई। कांस्टेबल रैंक के 2 आदमी गए थे कि तुम्हारा नाम उस केस में आ रहा है, कल बंद कर देंगे, तो साहब कैसे भी करके बचाओ। अच्छा, तो क्या लगेगा, तो 14 लाख रुपए मांगे, तो उन्होंने 20 लाख थे, लेकिन 20 वालों आदमी ने पढ़ के उनको 14 लाख में सेटलमेंट कराया। अच्छा, और 14 लाख रुपए दे दिए। ये बात मुझे विश्वस्त सूत्रों से मालूम पड़ी। मैंने सीआई थे उस समय हमारे यहाँ, मेरे को आपके ये 2 कांस्टेबल गए थे, और इस प्रकार से सीआई भी बहुत ईमानदार था, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी सजा उसको उनको भी भुगतनी पड़ी। हाँ, तो कि क्या बात हुई साहब, तो मेरे को साहब इस प्रकार गए ना 14 लाख रहा है, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को आप अभी गाड़ी लेके जाइए, जाके पूछ लीजिए पूरे गांव में, ये चर्चा है, नहीं तो फिर मैं डीजी के पास जाऊंगा और ये मामला तुल पकड़ेगा। इसलिए 14 लाख वापस आप उनके जो लाए धन उनको वापस दिला दो। वापस तीसरे दिन वो के वो नोट वही पुलिस वाले जाके उनके घर पे देके आए। उन दोनों को कसम खिला के आज भी पूछ लो। और इस बात की सजा ये मिली कि इतना बड़ा गफला हो गया था, 14 लाख लिए, तो सीआई ने कार्रवाई क्यों नहीं की उन कांस्टेबल के खिलाफ? सीआई को सस्पेंड कर दिया पुलिस ने। ये प्रशासनिक प्रक्रिया भी तो इतनी खतरनाक है। 2 साल तक सस्पेंड रहा बेचारा सीआई, जबकि ईमानदारी से उसको तो जानकारी में आती है, उसने 14 लाख रुपए वापस दिला दिए। उसके बाद भी सस्पेंड उसको होना पड़ा 2 साल तक। अभी भी शायद तलवार लटक रही हो तो पता नहीं, एक इंक्रीमेंट रोक लिया। तो मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि पुलिस ये समझने का प्रयास ऊपर के अधिकारी क्यों नहीं करते हैं कि वाजिब बात समझनी चाहिए कि सीआई ने तो मदद की पुलिस वालों की, तो पैसे वापस दिलाए, क्योंकि तो इतने पैसे दिला दिए, लेकिन मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया था इनके खिलाफ, इस बात को लेकर उसको रगड़ दिया। अच्छा, तो आपने स्टैंड नहीं लिया फिर सीआई का? क्योंकि आपके सीआई के स्टैंड लिया तो और ज़्यादा नीचे चले जाते। स्टैंड लिया जब जाके इतना खींचतान करके पेंडिंग रखा। चलिए, आप तमाम दावे करते हैं, आपकी तरफ से दावा होता है कि मेरे समय में, दावा नहीं करता हूँ मैं, यथार्थ है। लोगों से पूछिए, मेरे दावे नहीं है ये वो तो जनता आपने पूछ लिया, आप पत्रकार हैं इसलिए मैं मेरी तारीफ कर रहा हूँ, बाकी मैं मेरी तारीफ नहीं, आप तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा ये तो कहा ही जाता है कई भाषणों में, कई मंचों से और कई बार इंटरव्यूज में भी कि भाई मेरे समय में कभी भी कोई रुपया नहीं लिया गया, किसी तरीके से कहीं पर भी छापेमारी नहीं की गई, अधिकारी पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे। आप पद पर थे उस समय, कोई अधिकारी वगैरह आते थे ऐसे आपको लालच देने के लिए भी, या कि साहब ऐसा कुछ? इतनी हिम्मत तो कोई नहीं कर सकता अभी तक तो। अच्छा, जो धरना दिया गया उस पर आप नहीं पहुंचे, उसको लेकर भी कुछ किसान जो है रोष में कहते हैं कि अगर आप पहुंचते तो शायद और दबाव बन पाता अधिकारियों पर, और जो फैसला है वो और जल्दी आ पाता, 7 दिन का अल्टीमेटम देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप क्यों नहीं पहुंचे? रात को मालूम पड़ी कि कल हम धरना दे रहे हैं। हाँ। तो एकदम से मेरे जो बाहर से आए उनको तो मेरा मना नहीं कर सकता, और वो अगर एक ही दिन का धरना वो रखते तो वो मैं पहुंचता कैसे भी। जब उन्होंने कह दिया कि हम तो जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा जब तक धरना चलाना है, तो मैं भी ये मान रहा था कि एक दिन में तो धरना समाप्त होना नहीं है। इसलिए मैंने धरना पे जो आयोजक थे उनसे बात कर ली थी कि मैं कल के धरने में आऊँगा, परसों के दिन रामलाल जी को बुलाएंगे, उसके बाद डोटासरा जी, जूली जी और एक नेता को एक दिन बुला दे रहेंगे। चाहे आप 10 दिन चलाओ, चाहे 15 दिन धरना चलाओ, और वहाँ धरना ये नहीं कि सुबह आगे बैठे और घर पे चले गए। अगर धरना देना है तो टेंट तंबू लगा के वहाँ सोए रहो, तो वो धरना होगा। जब सरकार की नींद भी खुलेगी और नारकोटिक्स विभाग के आला कमान तक भी इसकी सूचना जाएगी। अन्यथा आप आए 12 बजे, चाय पानी पीने 4 बजे अपने घर चले गए, फिर आके बैठ गए, वो धरना नहीं होगा। यही सोना, यही पड़ाव डाल दो। बिल्कुल हरियाणा में और किसानों ने पंजाब में डाला था। हाँ। वैसा आंदोलन डालोगे जब चले गए। तो मैं भी किसानों को टेस्ट कर रहा था कि ये एक दिन में भागते हैं दूसरे दिन, इसलिए मैं जान करके भी नहीं गया कि अगर किसान टिके रहे तो मैं कल जाऊँगा। लेकिन योगी जी आ रहे थे यहाँ चित्तौड़ में, इसलिए अफसरों की बलबली लग गई कि यार कहीं मुख्यमंत्री आ रहा है, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, कोई उपद्रव नहीं हो जाए, इसलिए नारकोटिक्स वालों को भी बुला लिया। ने एसपी साहब ने भी इंटरेस्ट लिया, ने सब ने चर्चा करके 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। और 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद अगर नहीं न्याय मिला तो जितना बड़ा धरना आयोजक करेंगे उदयलाल आजना तो उनके साथ रहेगा। और मुझे कोई खासकर सर्टिफिकेट दे इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है कि वो कोई आक्रोशित हो रहे हैं तो उदयलाल कोई गुलाम नहीं। उदयलाल तो दिल से राजनीति करता है, जो आता सामने अपने मन से करता है। वो किसी के कहने से नहीं कि आज यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ, यहाँ से उठ जाओ तो उठ जाओ, ये नहीं है। जिनको मेरी बुराई करनी वो मेरी बुराई करती रहे। मेरे मन में जो किसानों के प्रति हमदर्दी है वो रहेगी हमेशा। अच्छा, एक और लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 8/29 एक धारा और है, जैसे बातें उठ रही है
कि दुश्मनों के नाम लिए जाते हैं, जिससे दुश्मनी निकालनी होती है, तमाम सारी चीज़ें जिनसे नहीं बनती उनके नाम ले लिए जाते, 29 धारा में फंसा दिया जाता है। ऐसा हो रहा है इस क्षेत्र में? ऐसा ही हो रहा है। ये धारा 29 की वजह से तो 15 करोड़ रुपए करनेरा में इकट्ठे हुए। और यही तो मैंने मुद्दा बनाया था लोकसभा चुनाव में कि अगर मैं निर्वाचित हुआ तो मेरा पहला क्वेश्चन लोकसभा में ये होगा या बेस में भाग लूंगा कि धारा 29 को हटाई जाए। वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं हटाए तो कम से कम अफीम पैदावार वाले एरिया में धारा 29 को हटाई जाए, क्योंकि यहाँ दुरुपयोग हो रहा है और इसका दुरुपयोग ही हो रहा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। धारा 29 में तो कभी भी किसी को बुला लो, मेरे को बुला ले कि तुमने दिया था ये मुलजिम बन गया। ये अभी बाड़ी का मामला हुआ कि नारकोटिक्स वाले आए, अफीम पकड़ी, उन्हीं मुलजिमों के साथ एक दिन पहले वो यहाँ दर्शन कर रहे हैं शनि महाराज के, और उस दिन फिर वो विश्वास में लेके 3.25 किलो का केस बना दिया। तो जिनके यहाँ वो काम करते थे बेचारे श्रमिक लोग थे, उसने राय दी कि यार तेरे ऐसे साथ गलत किया, तू कोर्ट में इस्तेगासा कर दे। उसने कहीं कोर्ट में इस्तेगासा किया या शिकायत कर दी, तो उसी का नाम उसमें लिख दिया गया। तो विक्रम आजना की अफीम थी। और दूसरे दिन यहाँ 50 या ये घटना बाद की है, उससे पहले 50 नारकोटिक्स वाले 8-10 गाड़ियाँ लेकर के बाड़ी को घेर लिया। वो तो बाड़ी गांव के लोग भी जागरूक थे, जो वो भी सामने, और मैं भी यही बैठा था। हमारे प्रधान जी उसी गांव में है, वो जाके धरने में बैठ गए। तो फिर यूँ ऊपर की बातें करके कि हाँ विक्रम को बता देना आकर के हमने नोटिस दिया, उसका जवाब दे देने तो बंद कर देंगे, यूँ करके वापस भाग गए। तो वहाँ से भी 40-50 लाख रुपए लेने की नीयत से आए थे। अच्छा, ये 8/29 में आप कह रहे हैं कि सुधार भी होना चाहिए और तमाम सारी चीज़ें इस पर हो रही है। आपके चिर प्रतिद्वंदी नेता जो हैं श्रीचंद कपलानी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आपको लगता है उस तरह से उठा पा रहे हैं जैसा उठाना चाहिए इस मुद्दे को? इसका फैसला तो जनता करेगी कि मैं ढंग से उठाता हूँ कि वो उठाएगी, मैं इसका आकलन कैसे कर सकता हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है? वो अपने अपने पक्ष का अपने अपने पक्ष के आदमी की बात करता है। उनके पक्ष से कि थोड़े बहुत जो किसान होंगे वो उनकी बात करेंगे, मेरे पक्ष के और सामान्य ज्ञान वाले या जो किसी पार्टी को उसमें नहीं होंगे, वो जो अच्छी बात लगेगी वो करेंगे। अब हम तो प्रतिद्वंदी है तो रहेंगे, तो उसके समर्थक तो बजाय ये मेरे साथ जो खड़े हैं, ये मैं बड़ी उल्टा करूँ तो मेरे साथ है, उसके साथ जो है वो बड़ी वो उल्टा बोले तो उसके साथ है। फैसला तो जनता को करना है। ये आपका व्यक्तिगत भी हो सकता है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई मैं तो उनकी तारीफ करूंगा। जैसा कर रहे हैं वैसे करते रहे 2.5 साल तक और अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए फायदा है नुकसान है? नहीं, मैं तो उनका शुभ चिंतक हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहे। अपने नेचर से समझौता नहीं करना चाहिए। अच्छा। जो उनका नेचर है पहले दिन से, वो नेचर आगे भी कायम रहना चाहिए। ये दिन फिर नहीं आएंगे। तो मैं एक बात इस मौके पे जरूर कहूँगा कि अगर इस नारकोटिक्स के ऊपर कंट्रोल करना है तो नारकोटिक्स को किसी भी गांव में तलाशी लेने, किसी घर के जाने से पहले लोकल पुलिस को बुलाना चाहिए, ताकि कहीं अन्याय हो रहा हो तो। क्योंकि ये टीम बना करके, गिरोह बना करके लूटने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से एक महिला को उठा करके घर से लेकर मुखिया को ही ले जाके बंद कर दिया और महिला के साथ मारपीट की, और उस अफीम में पानी उसी मटके से लेकर डाल के 32 किलो कर दी कि ये तस्करी का है। तो इस प्रकार से अपराधी किस्म के आदमी नारकोटिक्स में अफसर या इंस्पेक्टर बन गए हैं। ये निर्देश निकलने चाहिए भारत सरकार से ही कि नारकोटिक्स विभाग बिना लोकल पुलिस के किसी के घर में नहीं प्रवेश करेगी तो थोड़ा बहुत नियंत्रण हो जाएगा। हालांकि पुलिस भी इतनी साफ सुथरी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये होगा तो 2 डिपार्टमेंट आ जाएंगे, 2 तरह के आदमी होते हैं। लोकल पुलिस को यही लोकल जवाब देना पड़ता है, नारकोटिक्स वाले तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ट्रांसफर होके जाते हैं, इसलिए उनका असर नहीं रहता। लेकिन पुलिस को लेंगे तो शायद इस पर नियंत्रण रहेगा। और दूसरा बात आपके मार्फत ये भी कहना चाहूँगा कि जब तक अफीम का तोल हो गए किसान की, अफीम सरकार के हाथ में नहीं चली जाए, जब तक किसी के भी घर में तलाशी लेने का नहीं होना चाहिए। आज ये कह रहे हैं कि जो मुखिया के यहाँ रिकॉर्ड दर्ज है उससे उसके घर पे अफीम ज़्यादा है। ठीक, सिंपल सी बात। और उसी को आधार लेकर ये करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। इस साल अफीम में लोग मेडिसिन भी ज़्यादा यूज़ करने लगे, अफीम की किसानी भी ढंग से करने लगे, खुराक भी ज़्यादा देने लग गए, क्योंकि नारकोटिक्स विभाग अपनी औसत बढ़ाता जा रहा है। एवरेज अफीम लेने का 50 किलो, 55 किलो, 60 किलो तक ले रहा है। तो वो अच्छी दवाई देते तो वो अफीम ज़्यादा आती, तो उसमें पानी ज़्यादा आता है। और जिसका अफीम का दाना आज ख़त्म हो गया, मतलब कि अफीम आनी आज बंद हो गई, और आज से 1 महीने बाद तुलाई होगी। गर्मी 40 डिग्री पे जा रही है, तो वो अफीम सूखती है और पानी भी सूखता है। बिल्कुल। तो वो जो एक्स्ट्रा पानी आया है अफीम के साथ ही, वो पानी जब वो तोलोगे जब तक तो सूख जाएगा। सही बात है। तो वो सूख जाएगा तो क्या, तेरे मुखिया के यहाँ तो लिखाई थी 20 किलो, नहीं है तो 18 किलो रह गए, 2 किलो तू खा गया, ये केस तेरे तैयार। हाँ,
इसलिए वो पानी को सुखाते नहीं, नितार के रख देते। जो पानी का वेट वो मानते नहीं। मुखिया भी प्रैक्टिकल आदमी यहाँ का, वो भी समझता है कि ये तो पानी पानी है, तो वो सूख जाएगी। जब अफीम तोलने जाए मुखिया गया, उस पानी को तोल के वो अपना इंद्राज करा दे, और जब वापस तोलने जाएगा उस दिन तो पानी तो सूखेगा। इस गर्मी में उसी दिन तो नहीं तोल रहे। सही बात है। तो वो पानी जो अफीम कम पड़ जाएगी मुखिया के रिकॉर्ड से और उसकी तुलाई में, उसका केस उसके माथे तैयार है। इसलिए जब तक माल की तुलाई नहीं हो, जब तक ये एक डर है, आवरण है रोज तुलाई का, ये एक यूं जलील करने का किसान को ये है। जब 55 किलो आपकी एवरेज है, वो उसे नहीं देता, आप पट्टा काटते हो, तो उससे पहले आपको तलाशी रोज मुखिया की हाजिरी लगाने की क्या आवश्यकता हो रही है? क्यों रिकॉर्ड इंद्राज करा रहे हो? अफीम तो ज़्यादा आएगी तो पड़ी उसके घर में। या आपको आपकी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि किसान अपना खेत की नाना तोले और सरकार के आदमी वहीं खड़े रहे, वही तोल के। आज 500 ग्राम हुई, आज 700 ग्राम हुई, तोल के तुम्हारे ले जाओ, तुम्हारे रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लो। सही बात है। फिर अधिकारी जवाब देंगे कि वो पानी उनके घर पे सूखेगा, जबकि इतनी नारकोटिक्स वाले खा गए ये सब। वो 1 महीने तक इस गर्मी में 40 डिग्री में वो घर पे पड़ा रहता माल, तो सूखेगा वो तो गर्मी से, तो वो उगेगा। तो वो मान लो मुखिया के इंद्राज माल से 2 किलो कम हो गया, तो सीधे तेने इतना दर्ज कराया था, 2 किलो कहाँ गई? उसके 2 डंडे मारे, ला 50 लाख रुपए। ये क्या तरीका है? तुम्हें लेना है 55 किलो, 55 किलो से नीचे माल कम देता है तो कटता है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। सही बात है। 55 किलो नहीं दे रहा है तो उसका आप लाइसेंस वैसे ही काट रहे हैं। मैं उससे ज़्यादा होता है, ब्लैक मार्केटिंग में बैठ रहा है, तो आपकी सूचना आसपास में इतनी पुलिस है, इतने नारकोटिक्स विभाग है, इतना सिस्टम है, कहीं भी पकड़ लो, वहाँ केस बनाओ ना। घर में घुस के केस क्यों बना रहे? इसलिए जब तक अफीम किसान के घर में पड़ी हुई है, जब तक नारकोटिक्स को उसके घर में नहीं घुसना चाहिए। मुखिया में इंद्राज कराने का सिस्टम बिल्कुल केवल किसान को जलील करने के लिए रख रखा है। जब आप अपनी औसत पूरी लेते हो और पूरी नहीं देते तो किसान का पट्टा काट देते हो, तो क्या मतलब है? आपके पास इतने वाइड अधिकार दे रखे हैं, तो इतनी चौकसी रखो कि रोड पे लेके जावे उस समय पकड़ो। घर में घुस के इस प्रकार का अपराध करना निसंदेह अपराध की श्रेणी में आता है।